हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आपको पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक है मोहम्मद इकबाल, जिन्हें दुनिया में अल्लामा इकबाल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़ेंगे। तो गैस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए भाई, और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा इसको, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस अनअकैडमी के पॉलिटिकल साइंस के चैनल पर। गाइस, चलो अब हम बात करते हैं मोहम्मद इकबाल के बारे में। और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फौरन गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जिससे आपको फायदा ये होने वाला है कि आप वहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है। अपकमिंग बैचेस मैंने सामने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अपकमिंग बैचेस शुरुआत हो चुकी है और शुरू होने वाले भी हैं। तो गैस, हरी अप, फ्यू डेज लेफ्ट हैं, यानी कि आज लास्ट डे है, 25 दिसंबर, आज आखिरी दिन है। तो गैस, जल्द से जल्द आप फीस हाइक होने से पहले क्या कर लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एन अकेडमी देखिएगा आपको 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं अगर पर्सनल सुझाव दूं, सजेशन दूं, तो आप 12th मंथ का प्लान लीजिएगा। फीस भी कम है, देखिए 10,000 है, 395। आप इसमें से 10% और घटा दीजिए, तो 10% आपको मेरे रेफरल कोड की वजह से मिल रहा है ना, SAF10। तो उससे क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स आपकी फीस 9,000 हो जाएगी। तो सोचिए, इतने कम पैसे में आप एक साल अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लीजिएगा, जिससे आपका पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ओके गाइस, चले, और रेफरल कोड तो मेरा बिल्कुल मत भूलिएगा, SAF10। आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। मोहम्मद इकबाल, जिन्हें अल्लामा इकबाल के नाम से भी जाना जाता है और पाकिस्तान के ये स्पिरिचुअल फादर के नाम से भी जाने जाते हैं। चलो आज इनके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है। और आप सब जानते होंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। तो ये जो आपने देखा था, जिसको तरानाए हिंद बोलते हैं, सारे जहां से अच्छा, ये मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा है। तो हम अब आप इन्हीं के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए गैस, इनके हम बेसिक चीजें को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनके वर्ण को देखते हैं, इनकी पैदाइश कब हुई थी। तो 9 नवंबर 1877 को, 9 नवंबर 1877 को कश्मीरी हिंदू फैमिली में इनकी पैदाइश हुई थी। ध्यान सुनिएगा, एक हिंदू फैमिली में इनकी पैदाइश हुई थी कश्मीर में, सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान। जो आज जो प्रेजेंट टाइम में वो सियालकोट यानी जो पंजाब पाकिस्तान में है, वहां पे इनकी पैदाइश हुई थी। इनके ग्रैंडफादर जो थे इकबाल के, जो दादाजी थे, उनका नाम था कन्हैया लाल। ठीक है। और जो कन्हैया लाल के बेटे थे, यानी कि मोहम्मद इकबाल के फादर रतन लाल, तो रतन लाल ने क्या किया था, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद अपना नाम नूर मोहम्मद रखा था। देखो, मैं एकदम बेसिक चीजों की शुरुआत कर रहा हूं मोहम्मद इकबाल के बारे में। बहुत ही फेमस पोएट भी हैं, बहुत फेमस पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं। तो इनके बारे में इसीलिए सिलेबस में भी आपके है। तो आज हम देखेंगे इसी तरीके से, शानदार तरीके से। ओके गाइस, तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर से सबका स्वागत करता हूं। जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए और क्लासेस को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादातर लोगों पर ये वीडियो पहुंच जाए और अपने सिलेबस वो अनअकैडमी के पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो यहाँ से बेनिफिट उठा सके। तो अब हम इनके बारे में देख रहे थे। फादर रतन लाल ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और अपना नाम नूर मोहम्मद रखा, और शादी करी, किससे शादी करी, मुस्लिम वुमेन से, और उनका नाम था इमाम बीबी। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, इमाम बीबी। एट द एज ऑफ 4, यानी जब 4 साल के थे मोहम्मद इकबाल, तो उन्होंने कुरान को लर्न करना, यानी कि कुरान शरीफ को पढ़ना सीखा। ठीक है, यहां से उन्होंने शुरुआत करी कुरान को सीखने की। और ही लर्न द अरेबिक लैंग्वेज फ्रॉम हिज टीचर, और अरबी लैंग्वेज को भी उन्होंने अपने गुरु से, अपने उस्ताद से सीखा, जिनका नाम था सैयद मीर हसन। ओके गाइस, तो बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक इंट्रोडक्शंस मैं मोहम्मद इकबाल के बारे में आप लोगों को करवा रहा हूं। तो इसको नोट डाउन करते चलिएगा और सारी चीजें समझते भी चलिएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इनके फैमिली के बारे में देखा, फादर के बारे में देखा, इनके मदर के बारे में देखा, इनके बेसिक चीजों के बारे में, इनके गुरु के बारे में हमने देखा।
और 1893 में ये मैट्रिक को पास कर जाते हैं सियालकोट से, यानी कि हाई स्कूल आप कह सकते हो इन्होंने 1893 में किया। और 1897 में 1897 में ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं फिलॉसफी से, इंग्लिश लिटरेचर और अरेबिक। याद रखिएगा ये सब्जेक्ट्स, दर्शन भी पढ़ा इन्होंने, अंग्रेजी साहित्य भी, और अरबी भी में इन्होंने कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन। और फाइनली 1899 को एमए कर लिया, यानी कि मास्टर डिग्री भी इन्होंने ले ली। 1905 में ये हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। 1905 में ये उच्च शिक्षा के लिए मोहम्मद इकबाल इंग्लैंड चले जाते हैं। और 1907 में ये जर्मनी मूव कर जाते हैं पीएचडी करने के लिए, और वहां पे जाके ये थीसिस यानी रिसर्च अपना शुरू करते हैं जर्मनी में। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें मैं एकदम बेसिक तरीके से क्लियर कर रहा हूं, शानदार तरीके से मजा आने वाली है आप लोगों को। ओके, तो ये था इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें। उसके बाद फाइनली 1908 में इनकी जो पीएचडी की थीसिस होती है उसका टॉपिक रहता है डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि मोहम्मद इकबाल ने जिस चीज पर थीसिस की थी उसका टॉपिक का नाम क्या था, तो आप बोल दीजिएगा डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया। चलो भाई अब इनके बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद इकबाल को उर्दू फारसी के महान कवि, धर्म दार्शनिक और आधुनिक विचारक के रूप में विख्यात हैं। यानी कि हमने आपसे बोला ना, ये पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं, फिलोसोफर के रूप में भी जाने जाते हैं, ये धार्मिक व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं, और एक मॉडर्न थिंकर के रूप में भी ये फेमस हैं। सोचो अगर मॉडर्न थिंकर ना होते और ये थिंकर्स ना होते तो क्या हम इनको अपने सिलेबस में पढ़ते? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से देखिएगा इनको, इनकी जो आधुनिक जो विचार थे उस चीजों को भी हमें सीखना है कि इनके पॉलिटिकल थॉट्स क्या थे, रिलीजियस थॉट्स क्या थे, और कैसे, और फिर इनको क्रिटिसाइज भी हम करेंगे कि कहाँ पे इन्होंने गलतियां की जिसका लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया, और फिर इनकी कंट्रीब्यूशंस को भी देखेंगे। अब आप सोच सकते हो तरानाए हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, कितना प्यारा हमारे हिंदुस्तान के लिए कितनी प्यारा गीत है ये ना। तो सोचिए ये इन्होंने ही लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने। उसके बाद इनकी पॉलिटिक्स में हम इनके कुछ जीवन को देखते हैं। 1908 में जब इन्होंने पीएचडी की टॉपिक ये रखी, उसके बाद ये भारत वापस लौटते हैं जर्मनी से, और उसके बाद लौटते ही ये मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। और आप लोगों को मुस्लिम लीग मालूम है 1906 में क्या हो चुकी थी, मुस्लिम लीग बन चुकी थी है। उसके बाद क्या होते हैं, मुस्लिम लीग के ज्वाइन करने के बाद ही वॉज क्रिटिक्स ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और कहते हैं कि कांग्रेस में तो हिंदुओं का वर्चस्व है भाई, यानी कि पूरी की पूरी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में वहां पे हिंदुओं का वर्चस्व है, डोमिनेटेड बाय हिंदूज की तरीके से। तो इस बात को लेकर के मोहम्मद इकबाल ने क्रिटिसाइज किया। उसके बाद क्या होता है फिर हम समझते हैं। He was also disappointed with the मुस्लिम लीग, यानी सिर्फ ये कांग्रेस से ही निराश नहीं हुए, ये मुस्लिम लीग से भी निराश हुए। और बाद में मुस्लिम लीग भी देखिएगा दो विचारधारा में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। तो उसको हम, हालांकि मुस्लिम लीग तो टॉपिक नहीं है, अदरवाइज मैं आपको मुस्लिम लीग के बारे में पूरी चीजें बताता कि आगा खान से लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना और सारी की सारी चीजों के बारे में। फिलहाल तो हम मोहम्मद इकबाल पे फिर से लौट के आते हैं, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद इकबाल को आप देख रहे हैं गाइस ना, इनके सारे के सारे बेसिक चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आई होप आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा साथ ही साथ। अब देखिएगा इनका धर्म और राजनीति में इनका क्या दृष्टिकोण था। तो अब धर्म और राजनीति से रिलेटेड इनके हम पॉइंट्स को जानेंगे। शुरुआती दौर में राजनीति के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था गाइस, वो उदार दृष्टिकोण अपनाया, एक लिबरल था। यानी कि इनकी सोच पहले कैसी थी, लिबरल तरीके से ये इन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, लिबरल तौर पे शुरुआती दौर में, ठीक है। और उसे धार्मिक भेदभाव से ऊपर माना था, यानी कि हमेशा ये देखिएगा जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिमिनेशन होता था वो इसके खिलाफ रहते थे, और इससे ऊपर मानते थे कि भैया आप लिबरल रहिए। इस तरीके से इन्होंने शुरुआत की थी। और यही इकबाल का तरानाए हिंद, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, यही जो तरानाए हिंद था जिसको बोला जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये देखिएगा इकबाल का बहुत ही ज्यादा फेमस गीत हुआ है, और आज भी हम हमेशा इस चीज को पढ़ते रहते होंगे, गाते रहते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। देखिए इकबाल एक शायर भी थे, और खासकर देखिएगा इन्होंने इस्लामिक शिक्षा भी ली थी, तो इस्लाम से रिलेटेड इन्होंने बहुत शेर व शायरी की है।
आए। बहुत इनकी कुछ जबरदस्त शायरी है। हालांकि अब देखिए मैं पूरी की पूरी शायरी आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन इन्होंने बहुत ऐसी सी शायरियां लिखी हैं, थोड़ा सा लोगों को क्रिटिसाइज भी किया है, लोगों को मतलब अब इस्लाम को बहुत ऊपर भी दिखाया है, और फिर मतलब अपने हिसाब से वो चीजों को बोलते रहते थे। अल्लामा इकबाल आप लोग जानते भी होंगे कि शायरी में कितने फेमस है। फिलहाल इनको हम एज अ पॉलिटिकल थिंकर पढ़ रहे हैं अभी, ना कि हम एक शायर के रूप में। अगर शायर के रूप में टॉपिक होती तो आपको कुछ शायरी भी बताता। फिलहाल हिंदू मुस्लिम एकता की भावना मजबूत होती है, यानी कि जो अब ये लिखते हैं तरानाए हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, इससे क्या होता है, हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी होती है, उसकी जो फीलिंग होती है वो एकदम मजबूत होती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इकबाल आगे चलकर भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट की मांग करने लगे। सोचो कि ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि अब अभी तक जो सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा बोल रहा है, अब वो पहली बार वो विचार दे रहे हैं भारतीय मुसलमानों के लिए कि हिंदू मुस्लिम अब साथ नहीं रह सकते, मोहम्मद अली जिना की थोड़ी पर ये आगे बढ़ते हुए। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो सेकुलर नेशन होगा, जो धर्मनिरपेक्ष राज होता है, उसमें लोगों का सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिक्स सोल्यूशन का मतलब जो होता है, समस्या होती है, उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, ऐसा मोहम्मद इकबाल का मानना था। बाद में देखिएगा इनकी सोच क्या है, चेंज होती जा रही है। अभी हम आगे देख लेंगे कैसे हुआ था। इकबाल के अनुसार धर्म की नैतिकता का आधार क्या था, मतलब कि धर्म जो है नैतिकता का आधार माना है इन्होंने। और नवंबर, फिर उसके बाद क्या होता है, नवंबर 1926 को ये क्या करते हैं, पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। 1926 को पंजाब विधानसभा ये चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। इसके बाद 1930, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। 1930 में इलाहाबाद सेशन होता है और 1932 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाते हैं मुस्लिम लीग के। यानी कि मुस्लिम लीग की तरफ से जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है 1930 का इलाहाबाद अधिवेशन और 1932 का लाहौर अधिवेशन, उसके ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। और पहली बार 1930 के जो भाषण में इलाहाबाद सेशन में ये टू नेशन थ्योरी का आइडिया देते हैं। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। 1930 में इलाहाबाद सेशन में ही ये टू नेशन थ्योरी का आइडिया देते हैं। तो ये चीजों को लेकर के ये सारी चीजें थी, इसी को लेकर के क्रिटिसाइज भी किया जाता है अल्लामा इकबाल को, मोहम्मद इकबाल को यहाँ पे। अब हम आगे देख के चलते हैं, लिटरेरी वर्क क्या है इनका, कुछ हम लिटरेरी वर्क के बारे में समझते हैं। 1899 में देखिएगा इन्होंने एनुअल मीटिंग थी, एक सालाना अधिवेशन था, अंजुमने हिमायत इस्लाम की तरफ से। अंजुमने हिमायत इस्लाम की एनुअल मीटिंग में इन्होंने जो लिटरेरी वर्क दिया है वो है नालाए यातिम। ठीक है, क्योंकि ये फारसी भी लिखते थे, आपको मालूम होगा, अरबी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश, तो बहुत काफी ज्यादा ये नॉलेजेबल पर्सन भी थे और एक पोएट भी थे और थिंकर भी थे, फिलोसोफर भी थे। तो इस तरीके से हम इनके जीवन को पढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और 1909 में ही इन्होंने तराना हिंद लिखा था। 1909 में ही इन्होंने तराना हिंद लिखा था कि सारे जहां से अच्छा। ठीक है, ये डेट याद रख लीजिएगा, सारे जहां से अच्छा इन्होंने कब लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा 1909 में लिखा था। और 1915 में इन्होंने लिखा था असरारे खुदी। और देखिए खुदी का कॉन्सेप्ट मतलब होता है सेल्फ, खुदी का मतलब होता है यहाँ खुद से, सेल्फ से। ठीक है, तो इस पे उन्होंने क्या लिखा था अपना, कुछ इनकी लिटरेरी वर्क थे मोहम्मद इकबाल के। और इसी के साथ साथ कुछ इंग्लिश में भी इन्होंने प्रोस लिखा है, और वो प्रोस क्या है तो हम उसको देख के चलते हैं। सॉरी गाइस, अब हम आगे देख के चलते हैं कि क्या है प्रोस वर्क इनका। द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया 1908, ये नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ द मेटाफिजिक्स इन पर्सिया भी इन्होंने 1908 में क्या किया, मेंशन किया। अब आगे क्या होता है उसको हम समझते हैं। इन्होंने द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, इंपॉर्टेंस है इनकी बुक, नोट डाउन कर लीजिएगा। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, यहाँ थोड़ी थॉट्स होगा, थॉट्स इन इस्लाम 1930 में, इस चीजों को इन्होंने मेंशन किया। और हम फिर देखेंगे कुछ ही साल बाद 21 अप्रैल 1938 को इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 21 अप्रैल 1938 में। तो
अभी तक हमने गाइस इनके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है, एक बेसिक जानकारी हमने ली है। आइए हम अब इनके राष्ट्रवाद क्या है और इनका क्या पॉलिटिकल थॉट्स है, रिलीजियस क्या थॉट्स थे, क्यों इनको बाद में क्रिटिसाइज किया गया, सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं। और आज मैंने यहाँ देखिए एक नोट भी लिखा है, टुडे ही इज नोन एज अल्लामा इकबाल। ठीक है, विश्व में ये अल्लामा इकबाल के नाम से जाने जाते हैं और पाकिस्तान में ये स्पिरिचुअल फादर के नाम पे जाने जाते हैं। स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान इन्हें बोला जाता है। ठीक है, आइए अब हम रफ करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं इनके राष्ट्रवाद को कि इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन करा है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो जल्दी जल्दी गाइस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों तक भाई लेक्चर पहुंचा दीजिए मेरा, और अच्छे से हम बढ़ते हैं। चलो, यहां पे अब हम गाइस देख रहे हैं इनके बेसिक इंट्रोडक्शन। तो गाइस हमने यहाँ पे देख लिया है, अच्छी तरीके से हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिए हैं। आइए इनके कुछ राष्ट्रवाद के बारे में समझते हैं। नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका एक्चुअली क्या मानना था मोहम्मद इकबाल जी का, उसके बारे में हम देखते हैं। आदर्श राज्य की तलाश करते हुए, देखिए हर थिंकर के बारे में एक चीज कॉमन थी, हर थिंकर ने अपना एक थ्योरी दी थी। किसकी? आइडियल स्टेट की। आप सभी को मालूम होगा ना आइडियल स्टेट वाला कॉन्सेप्ट। तो भैया आइडियल स्टेट की जो सभी ने थ्योरी दी थी, तो इनकी भी अपनी उसी पे आदर्श राज्य की तलाश करते हुए अल्लामा इकबाल को इस्लामी दर्शन में इसका आधार मिल गया। यानी कि इस्लामिक फिलॉसफी में अल्लामा इकबाल को, मोहम्मद इकबाल को इसका आधार मतलब एक बेस मिल गया कि आदर्श राज इसी में है। और फिर जब उन्होंने आगे स्टडी करी तो इन्होंने बताया कि इसमें जात पात, कास्टिज्म नहीं होगा। मतलब इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, आज भी इस्लाम में देखा जाए तो कास्ट सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे इस्लाम में तो वहां पे दो वर्ग होता है, एक को कहते हैं अशरफ और दूसरे वाले को कहते हैं अजलाफ। ठीक है, तो इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है, किसी दिन मैं आपको समझा दूंगा कि अशरफ किसे कहते हैं, अजलाफ किसे कहते हैं। एक्चुअली आप ऐसे समझ सकते हैं, अशरफ जो होते हैं वो एलीट वर्ग होता है और अजलाफ जो गरीब क्लास आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। लेकिन तो उन्होंने देखा कि भैया तो हमें तो आदर्श राज का जो बेसिक चीज है वो इस्लामी दर्शन में मिल रहा है, ना तो इसमें जात पात है, ना गोरे काले का कोई भेद है, और ना ही अमीर गरीब के भेदभाव को बुलाकर सब मनुष्य की समानता पर बल दिया जाता है। तो ऐसा इकबाल का मानना था इस्लामिक दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकबाल के नारा को लेकर के, क्योंकि देखिएगा बाद में इनका हमने कहा ना क्रिटिसाइज आप इसी पॉइंट पे कर सकते हो कि एक समय में तो ये हिंदुस्तान से मोहब्बत और प्रेम के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली क्या हुआ 1930 में इन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दे दिया। भाई टू नेशन थ्योरी की मुसलमानों के लिए अलग एक राष्ट्र होना चाहिए, तो वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो ऐसी एक थ्योरी दिया जिससे क्या हो गया, इनको मतलब इनको लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया वहीं से। और उसके बाद देखिएगा इन्होंने, इनका एक नारा था इकबाल का, चीनो अरब हमारा, हिंदोसिता हमारा, मुस्लिम है वतन है हिंदोसिता हमारा। तो इस तरीके से इन्होंने, अल्लामा इकबाल ने क्या किया था वहां पे, मुस्लिम है वतन, हम वतन है सारा जहां हमारा, आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, सारा जहां हमारा। ऐसा मतलब इन्होंने एक नारा दिया, ऐसा एक स्लोगन दिया। क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले बताया कि एक फेमस पोएट भी हैं, साथ ही साथ ये मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से शेरो शायरी भी करते हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने बार अपना नारा दिया। एक्चुअली ऐसा नारा इस वजह से दिया ना कि चीनो अरब हमारा, हिंदोसिता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। इसका मतलब, इसका इनको कहने का मतलब था जो इंडियन मुसलमान थे उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए उन्होंने यह संदेश दिया था कि भारत के सभी मुसलमान एक हो जाएं और फिर वो टू नेशन की जो थ्योरी है, टू नेशन वाली थ्योरी को वो क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, मान ले। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने ये चीजें बोला था। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, पूंजीवाद का विरोध भी किया। देखिए इनका जो थॉट्स था पूंजीवाद को लेकर के, मैं पहले रफ करता हूं, उसके बाद बायस आप लोगों से मैं बात करता हूं आगे। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए हमको बैलेंस अप्रोच के साथ पढ़ना है किसी के बारे में,
जितने भी थिंकर्स आप मुझसे पढ़ रहे होंगे, आपने देखा होगा हम उनके मेरिट्स पॉइंट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, उनके डिमेरिट्स पॉइंट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, और फाइनली उनको हम कंक्लूजन करने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से, किस आधार पे कैलकुलेट करना है, कैसे किसको हमें निष्कर्ष निकालना है। ओके, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं भैया इनके पूंजीवाद के विरोध को देखें। तो जलीस भैया, अगर आपको लगता है कि मजा आ रही है, समझ में आ रहा है, तो गैस किसका इंतजार कर रहे हैं? मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर कर दो भैया। इतने आसान तो क्यों बैठे हो आज आप लोग? शेयर करते रहिएगा तो ज्यादातर लोगों को मेरा वीडियो पहुंच जाए कि मोहम्मद इकबाल के बारे में भी उनको जानकारी हो जाए। आपकी जो यूनिट 3 है ये, इसमें जो इंडियन मतलब पॉलिटिकल थिंकर्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये अच्छे से कवर मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे देखिएगा हम और इंपॉर्टेंट थिंकर को लेकर आने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं, जो आज मेरी क्लास पहली बार आए हैं, मैं उनसे बता दूं प्लीज आप मेरे इसी चैनल पर अनअकैडमी के पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, मेरी प्लेलिस्ट खोलिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, मोहम्मद सैफ अहमद नाम है, उसी से नाम से सर्च करिएगा। तो जो बच्चे पहली बार आप मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे सारे वीडियोस देख लें, तो आपको एक बेसिक चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और अनअकैडमी यूजीसी नेट वाले चैनल पर मैं यूनिट 1 कंप्लीट कर चुका हूं, वहां पे यूनिट 2 पढ़ा रहा हूं, और शाम को 4 बजे मैं वहां पे आता हूँ, 11 बजे यहाँ, 4 बजे वहां। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी वहां के भी वीडियोस देख लें, क्योंकि जो आपका जो सिलेबस है बच्चों, और यूनिट 1 मैं हमेशा कहता हूं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये आपको डायरेक्टली अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन तो देने वाले हैं ना। तो भैया क्यों आप लापरवाही कर रहे हो? तो आप हमारे साथ अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप आसानी से देखिए अपना 30 क्वेश्चन तैयार करने वाले हो। और स्पेशल क्लास में तो मत ही आना मत भूलिएगा। स्पेशल क्लास मैं आपसे बता दूं बच्चों, कल सैटरडे है, सैटरडे और संडे को हम आपके लिए 10 बजे, सब लोग टाइम नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं मॉर्निंग में ठीक 10 बजे आपको अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे मिलने वाला हूं। तो मेरा प्रोफाइल सर्च करिएगा मोहम्मद सैफ अहमद, और मैं वहां आपको लाइव मिलूंगा, ठीक है। वहां पे मैं यूनिट 7 पढ़ा रहा हूं, और धीरे धीरे आपकी जो डिमांड होगी उसके हिसाब से मैं आईआर, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग फॉरेन पॉलिसी बोल रहे हैं, तो भैया सब करवा दूंगा, गवर्नेंस हो, पैबैड हो, लेकिन पेशेंस बनाए रखो। अभी खुद मैं देखिए 3 जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग यूनिट्स पढ़ा रहा हूं, तो आप प्लीज मेरी स्पेशल क्लास को ज्वाइन करिएगा। 10 से 11 मैं पढ़ाऊंगा सैटरडे को और संडे को। उसके बाद आधे घंटे का आप लोगों को मैं ब्रेक दूंगा कि जाइए नाश्ता वास्ता करके आइए, खाना पीना खा के आइए, और 11:30 बजे आप फिर से मुझे ज्वाइन कर लीजिए 12:30 बजे तक का, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगा, तो बेफिक्र रहिएगा, अनअकैडमी आपके साथ है। बस आपको इसी तरीके से अपना प्यार, अपना इसी तरीके से बरकरार रखना है। और आप लोग हमारा इतना यहाँ पे कोऑपरेट करते हो, इतना सम्मान देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो भैया, इसी प्यार को, इसी सम्मान को बरकरार रखिएगा, और हम इसी तरीके से आगे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंस लेक्चर डिलीवर करते रहेंगे। तो कोई डाउट और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जब तक आपके सामने यहाँ पे सैफ सर आसानी के साथ देखते होंगे आप, सैफ सर आपको सारी की सारी टॉपिक इजी वे में समझा देते हैं। यहाँ पे हमारा मकसद भी यही होता है आने का, कि आप जब इतने आसानी से मैं आपको पढ़ा दूं, सब कुछ समझा दूं, फिर आप अपना उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, या आप अपना मॉक टेस्ट उठाओ, तो देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, सॉल्व होने लगेंगे, है। और कोई किताब पढ़ेंगे तो भी समझ में आने लगेगी। तो गैस हमारा मकसद यही है, अनअकैडमी का उद्देश्य यही है, इसीलिए तो कहते हैं ना, उद्देश्य जीआरएफ 2021। तो भैया उसका उद्देश्य है लेट्स क्रैक इट वाला। तो अगर आप लोग सिंसियरिटी के साथ सीरियस होकर के पढ़ाई करेंगे, तो लेट्स क्रैक इट वाला सपना फुलफिल हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो मैं रफ करता हूं, और फिर अब आप लोगों से आगे बढ़ता हूं कि और हमें क्या पढ़ना है। आई होप आप मोहम्मद इकबाल जी के बारे में सारी चीजों को आप पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चले आगे हम यहाँ पे देख के चलते हैं। मैं रफ करता हूँ, आप लोग तो कमेंट करके बताते रहिए कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है ना। चलो भाई, स्पेशल क्लास का टाइमिंग तो लिख दिया है। अब देखिएगा मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था, यहाँ पे पूंजीवाद का इन्होंने विरोध किया, और विरोध इसलिए किया, इनका टोटली जो विरोध था वो आधार था इस्लामिक जो टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट है कुरान शरीफ, जिसको हम कुरान शरीफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, जिसको प्रॉफिट मोहम्मद पर नाजिल किया गया था। तो इसी तरीके से इस किताब को आधार पर, इसी कुरान शरीफ के आधार पर इन्होंने क्या किया, जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद का विरोध किया, और तर्क दिया
कि कुरान शरीफ के अनुसार अल्लाह ने धरती को समस्त प्राणियों के लिए बनाया है। यानी कि मतलब अल्लाह ने, खुदा ने यहाँ पे धरती को समस्त प्राणियों के लिए बनाया है, किसी एक के लिए नहीं बनाया है कि आप सारी संपत्ति, क्योंकि आपको याद होगा, मैं फिर इसलिए कहता हूं कि मेरे पीछे वीडियो पे जाओ, जब मैं आप लोगों को सोशलिज्म पढ़ा रहा था, कैपिटलिज्म पढ़ा रहा था, आप लोगों को कम्युनिज्म पढ़ा रहा था, मार्क्सिज्म पढ़ा रहा था, तो भैया इसीलिए कहता हूं जाओ पहले मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म क्या था, मैंने वहां पे अच्छे से समझाया है। तो इस वजह से इन्होंने, अब आप समझ जाएंगे जब आप कैपिटलिज्म को पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों क्लियर किए हैं। ओके, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं जाइए और आप मेरी प्लेलिस्ट में सर्च करिए मेरे नाम से, आपको वहां पे सोशलिज्म का लेक्चर में आपको मैं सारी की सारी चीजें वहां पे करा रखा हूं, कैपिटलिज्म के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, और भी जितने विचारक हैं उस सब के बारे में करा रखा हूं। चलिए भाई अब बात करते हैं, इन्होंने क्या तर्क दिया। इन्होंने बोला कि कुरान शरीफ के अनुसार अल्लाह ने धरती को समस्त प्राणियों के लिए बनाया है, मनुष्य के पास कोई भी जो संपत्ति होगी वो अल्लाह की अमानत है। ठीक है, इन्होंने ये चीज बोला। अमानत आप लोग समझते होंगे, हो सकता है कुछ लोग ना समझ रहे हो, मैं समझा दूं। यानी अमानत उसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, मैं आपके पास आऊं, बोलूं कि ये जो मेरी पेन है, आप, मैं किसी भी स्टूडेंट्स को दे दूं कि इसको रखे रहिएगा और इसको आपको मुझे रिटर्न करना होगा। तो ये चीजें अमानत होती है, जो चीजें किसी की रिटर्न करनी होती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं, एक उर्दू में एक कोड बोला जाता है, अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आप पे किसी ने भरोसा करके, आप पे ट्रस्ट करके अपनी कोई चीजें आपको सुपुर्द की है, कोई चीजें आपको सौंपी है, तो आप उसमें खयानत ना करिएगा। तो इस तरीके से बोला है अल्लामा इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने, कि मनुष्य के पास कोई भी संपत्ति है वो अल्लाह की अमानत है। ठीक है, तो अब हम आगे देख के चलते हैं और इन्होंने क्या क्या बोला है। इन्होंने हर तरह के शोषण का विरोध करते हुए किसानों और मजदूरों के अधिकारों की हिमायत की। हिमायत का मतलब है यहाँ पे वकालत की, यानी उनके फेवर में बोला। तो किसके किसके फेवर में बात कर रहे हैं ये एक्सप्लॉयटेशन का विरोध करते हुए, यानी शोषण का विरोध करते हुए, जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स लोग हैं, उनके फेवर में है, लेबर के फेवर में ये बात कर रहे हैं, उनके राइट्स को लेकर के ये मोहम्मद इकबाल जी क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आई होप गाइस आप लोगों को चीजें अच्छी से समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि वाकई सर सब चीजें समझ में आ रहा है, सारा बेस, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर आपको लगता है तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम आगे आपको एक नए टॉपिक में, आप देखिए मैं रोज आपके लिए नई नई टॉपिक नए नए तरीके से लेकर के आता हूं रोज, और आपको इतना इजी वे में मैं 1 घंटे से कम समय में आप लोगों को सारी चीजें समझ कर, मतलब पूरा समेट देता हूं, पूरा निचोड़ कर दे देता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों अगर आप आते हो तो आपका वक्त जाया ना जाए, आपका वक्त यहाँ पे वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, मतलब। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से मोहम्मद इकबाल ने सारी चीजें देखा, और हमने देखिए कुछ क्रिटिसाइज भी अब इनको किया और आगे और क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए अब यहाँ पे अब हम इनके जो सारे विचार को हमने देख लिया, एक तरफ तो देश प्रेम वाला भी विचार देखा, दूसरी तरफ इनका ये भी विचार देखा टू नेशन थ्योरी वाला। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ मोहम्मद इकबाल जी को क्रिटिकली एनालाइज करना है, समालोचनात्मक टिप्पणी करनी है, क्रिटिकली। ठीक है, एनालाइज करके हमें यहाँ पे इनको बताना होगा। तो इस तरीके से हम इनके निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि इनकी हम कैसे समालोचनात्मक करते हैं। सबसे पहले जब मोहम्मद इकबाल के बारे में जब आप पढ़ेंगे, जैसे आप उससे पढ़ रहे हैं तो आपने देख रहे होंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो अगर आप एक एंगल से देखेंगे कि बहुत अच्छे लग रहे होंगे, जैसे इन्होंने एक इंडिया को लेकर के बहुत अच्छी शेर व शायरी लिखी, और वो वर्ल्ड फेमस है। आप कभी गूगल भी करिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा आप, अल्लामा इकबाल की बहुत फेमस शायरी है अपने मुल्क हिंदुस्तान को लेकर के। उन्होंने लिखा था कुछ, मैंने लिख भी रखा है स्क्रीन पर, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ठीक है, इस अंदाज में अल्लामा इकबाल ने मतलब इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है। हाँ, इस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है। और लेकिन दूसरी तरफ क्या है, हमने कहा ना, इस्लाम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और फिर इस्लाम की तरफ इनका झुकाव बहुत ज्यादा था, तो इन्होंने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शेरो शायरी की है। तो अब वहां पे मैं देखिए शेरो शायरी तो नहीं सुनाने जा रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल इनकी काफी कई शेर आपको सुनाता, लेकिन टॉपिक हमारा क्या है, पॉलिटिकल थिंकर के रूप में देखना है, ना कि इनको एक शायर के रूप में पढ़ना है।
ठीक है। तो आई होप फिर किसी दिन अगर आप लोग कहेंगे तो बिल्कुल मैं सारी की सारी शेर व शायरी अल्लामा इकबाल की आप लोगों को सुना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो हम इनको देख के चलें कि इनकी समालोचनात्मक टिप्पणी करनी है हमें इनके ऊपर कि इनकी आलोचना कैसे की जा रही है। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो विरोधाभास देखने को मिलता है। क्या मिलता है? बहुत ज्यादा कंट्राडिक्टरी लाइफ है इनकी। मतलब कैसा कंट्राडिक्टरी है, यानी कि एक तरफ तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक दिखे हैं शुरुआत में, जब हम शुरुआती समय में देखेंगे तो बहुत ज्यादा यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और एक प्रोग्रेसिव थिंकर्स के रूप में ये बात कर रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव एकदम प्रगतिशील विचारक के तौर पर हम इन्हें देख रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, ये एक चतुर राजनीतिक रूप में, यानी कि अगर हम देखा जाए तो बहुत चालाकी से एक पॉलिटिशियन भी थे ये, तो चतुर राजनीतिक के रूप में इन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन किया। इसी वजह से इनको क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को क्या किया, और देखो तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है, मैं वो भी मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो भैया जाओ पीछे के सारे वीडियो सैर करके देखो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से इनके मैंने आपके बारे में आज अल्लामा इकबाल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास आपको दी है। आई होप आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे गाइस। तो भैया आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मैं आप लोगों से यही कहता हूं। उसके बाद देखो गाइस, हमने आज देखो इनके बारे में, अगर मैं 2 मिनट के अंदर एक चीजें फिर से देख लूं इनके बारे में रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले हमने इनके वर्ण से शुरुआत की, इनकी पैदाइश कब हुई, इनका जन्म दिवस कब हुआ। उसके बाद हमने इनके ग्रैंडफादर को देखा, इनके फादर को देखा, इनकी मदर को देखा, फिर इसके बाद इनकी टीचिंग्स को देखा कि बचपन में इन्होंने पढ़ाई कब से शुरुआत की। 4 साल के थे तब से ये कुरान शरीफ सीखना शुरू कर दिए थे, और फिर अरेबिक लैंग्वेज भी सीखा। इनके जो गुरु थे सैयद मीर हसन, उसके बाद इन्होंने मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन किया, एमए मतलब मास्टर्स किया, और उसके बाद पीएचडी करने के लिए कहाँ चले गए, जर्मनी चले गए। पहले तो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए, फिर वहां से पीएचडी करने के लिए जर्मनी चले गए, और उन्होंने थीसिस भी की, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया। और उसके बाद इन्होंने उर्दू की भी बहुत जानकारी थी, फारसी की बहुत जानकारी थी, अरबी के भी बारे में जानकारी थी, और ये एक महान कवि और धर्म दार्शनिक के रूप में और एक आधुनिक विचारक के रूप में विश्वविख्यात हैं, यानी कि फेमस हैं। इसके बारे में हमने इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क थे उसको भी हमने यहाँ पे देखा है। इनके कुछ पॉलिटिकल लाइफ को भी देखा कि किस हिसाब से इन्होंने पंजाब के इलेक्शन में ये लड़ते हैं और जीत जाते हैं वहां से। फिर इनके कुछ हमने फेमस वो तराना देखा, तराना हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। ये सारी चीजें देखने के बाद इंग्लिश में हमने कुछ इनकी टेक्स्ट देखी, और फाइनली इनका नेशनलिज्म को देखा। तो इनका जो नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था, इनको वो इस्लामिक दर्शन में दिखाई पड़ा कि जहां पे इस्लाम में ना तो कोई जात पात का कॉन्सेप्ट, ना कोई गोरे काले का, ना अमीर गरीब का, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता करके अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि इस वजह से ऐसा एक राष्ट्रवाद होना चाहिए जहां पे भेदभाव नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, ये 1930 में टू नेशन थ्योरी की वकालत कर रहे हैं कि नहीं, मुसलमान और हिंदुस्तान में नहीं रह सकते एक साथ, अलग एक देश होना चाहिए मुसलमानों के लिए। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इन्होंने बांटने का काम किया, और फिर वहीं पे एक नारा दिया, चीनो अरब हमारा, हिंदोसिता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तो इस हिसाब से ये भारतीय मुसलमानों को एक करने की कोशिश भी इन्होंने किया। लेकिन अब इसी के आधार पर हम देखते हुए इनको हम इसी वजह से क्रिटिक कर सकते हैं, इनकी आलोचना इसी वजह से कर सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, शुरुआत में एक लिबरल विचारधारा से ये कंजर्वेटिज्म की तरफ बढ़ गए, एक रूढ़िवादी विचारधारा का इन्होंने समर्थन किया। इस वजह से हम इन्हें एक चतुर राजनीतिक के रूप में इनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और बाकी इनकी कई चीजें ऐसे देखी जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छे से, इनके जो विचार थे, जो थॉट्स थे गाइस, वो हमने सारी चीजें यहाँ पे कवर करी हैं। और देखिए बस मैं आप लोगों को अब छोड़ने ही वाला हूँ। मोहम्मद इकबाल बहुत बड़ा तो चैप्टर था नहीं, बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को आज बताया है। तो एक यही इसी शायरी से, क्योंकि इंडिया पे लिखी गई है, मतलब हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए है, तो इसी शायरी को बोलते हुए मैं अपने लेक्चर्स को एंड करता हूँ। तो आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ ना, देखिए मैंने स्क्रीन पर भी लिखा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अब देखिए कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि मतलब इंडिया में देखिएगा हुआ क्या था कि इतनी जबरदस्त हमारी हस्ती है कि कितने लोग ने कोशिश की भारत को मिटाने की, लेकिन मिटा नहीं पाए। तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो इस हिसाब से बहुत दुश्मन रहे हैं, लेकिन कोई फायदा उनको नहीं हुआ है। तो इसी हिसाब से मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि ये जो हमारी क्लासेस थी आज यहाँ पे मोहम्मद इकबाल के बारे में हमने पढ़ लिया है। ओके, तो फिर अब गाइस, लेकिन मैं आपसे एक चीज बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अनअकैडमी का जो एक स्लोगन है लेट्स क्रैक इट वाला, इतने अच्छे से पढ़ाई करिएगा कि आपको लेट्स क्रैक इट वाला स्लोगन क्या हो जाए गाइस, फुलफिल हो जाए। अब हम फिर अपने फिर से मंडे को आपको नई टॉपिक के साथ फिर से मिलने वाले हैं और एक शानदार टॉपिक से हम शुरू करेंगे एम एन रॉय के बारे में। और हम सारे के सारे फ्रीडम मूवमेंट्स को भी फ्रीडम फाइटर्स को भी देख रहे हैं, हम सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में भी देख रहे हैं और सबकी क्रिटिकली एनालाइज भी कर रहे हैं, यानी कि उनके मेरिट पॉइंट, डिमेरिट पॉइंट, सब कुछ मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो गाइज ये सारी चीजें थी और मैं आपसे फिर बता दूं कि अभी तक आज लास्ट डेट है 25 दिसंबर, आखिरी डेट है गाइज, इस चीज को याद रखिएगा। और आज के बाद फीस हाइक होने वाली है, तो जल्द से जल्द फीस हाइक होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लस पर एडमिशन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शंस ले लेंगे तो वहां पे आप मेरा रेफरल कोड SAF10 यूज करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे ही आप SAF10 मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। और हाँ, स्पेशल क्लास कल मैं आपके लेने वाला हूँ 10 बजे से, तो भैया 10 बजे मत भूलिएगा, सैटरडे संडे स्पेशल क्लास मेरी। और वहां क्लास को अनलॉक करने के लिए फ्री में आपको लाइव क्लासेस देखने के लिए मेरी स्पेशल, उसके लिए भी आपको SAF10 कोड यूज करना पड़ेगा। तो SAF10 कोड वहां पे यूज करेंगे तो मेरी क्लासेस भी अनलॉक हो जाएगी, जिससे आप सब लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो गैस प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात पहुंचा दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते मैं फिर बता दूं, मेरी टाइमिंग अब कोई चेंज नहीं होने वाली है। मंडे टू फ्राइडे आप सब लोग जान लीजिए कि मंडे टू फ्राइडे पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी क्लास होगी, पॉलिटिकल साइंस की, वो 2 चैनलों पे होती है। एक तो इसी चैनल पे सेम 11 बजे मैं आ जाता हूं मंडे टू फ्राइडे, और एक होती है यूजीसी नेट के चैनल पर, इंग्लिश वाले चैनल पर 4 से 5, 4 PM से 5 PM। तो ये 2 क्लासेस मेरी पॉलिटिकल साइंस की होती है। और एक चीज और बता रहा हूं गैस, मैं पेपर 1 की भी तैयारी कराना शुरू कर चुका हूं, पेपर 1 पढ़ाना शुरू कर दिया हूं मैं, और एक नए चैनल के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। इस चीज का ख्याल रखिएगा। और मैं डेली मंडे टू फ्राइडे 10 बजे सुबह वहां मिलता हूं। और फिर स्पेशल क्लास की टाइमिंग भी ध्यान रखिएगा, मेरी स्पेशल क्लास की टाइमिंग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। स्पेशल क्लास सैटरडे संडे होगी और 10 बजे मॉर्निंग से मैं आ जाऊंगा। और मैंने आपको बताया 10 से 11, फिर आधे घंटे का ब्रेक दूंगा और 11:30 से 12:30 फिर पढ़ेंगे हम लोग। और अगर आप लोग चाहेंगे तो आगे और भी पढ़ते रहेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। तो देखिए, आज हमने मोहम्मद इकबाल के बारे में पूरी चीजें बेसिक तौर पे हमने इनको लेक्चर कवर कर लिया है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना सम्मान, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और आप जिस तरीके से हमारा कोऑपरेट करते हैं बहुत अच्छी बात है। तो आगे भी इस चीज को बरकरार रखते हुए बस गाइस मैं यही कहना चाहता हूं, इतने अच्छे से पढ़ाई करिएगा, जो अनअकैडमी का एक सपना है लेट्स क्रैक इट वाला गाइस, तो वो लेट्स क्रैक इट हो जाए। ओके। और हाँ, 25 दिसंबर आज लास्ट डेट है एडमिशन की, मतलब की फीस हाइक होने की। तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिएगा और मेरे रेफरल कोड यानी कि SAF10 को बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।